नमस्कार, डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर और आशा करती हूं कि हमारी कोशिशें आपके मनोस्तर को एक नई दिशा में उड़ान भरने की ओर प्रेरित कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम को। और आज के हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो बहुत ही खास विषय है और हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है संगीत के क्षेत्र में युवाओं की उड़ान। संगीत हम सभी के जीवन का विभिन्न अंग है। संगीत हवा के बहने में है तो संगीत पानी की कलकल में भी है। संगीत पत्तों की सरसराहट में है तो संगीत चिड़ियों के चहकने में भी है। संगीत माँ की लोरी में है तो संगीत पापा के प्यार में भी है। संगीत अगर बच्चे के रोने में है तो संगीत बच्चों के हंसने में भी है। यहाँ तक कि हमारे श्वास लेने की गति में भी संगीत है। जी बिल्कुल। और आज के हमारे कार्यक्रम का ख़ास मुद्दा है संगीत और हमारे युवा। और आज के हमारे इस विषय पे के विभिन्न पहलुओं पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आज के युवा संगीतकार रोमिल जी, जिन्होंने बहुत ही कम आयु में जैसे म्यूज़िक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, राइटिंग एंड अरेंजमेंट एंड उसके साथ ही प्रोग्रामिंग और मिक्सिंग और उसे बहुत सारे इंडी प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूट भी किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रोमिल जी आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं खासकर संगीत के ऊपर, तो चाहूँगी कि इंट्रो तो मैंने आपका दिया है, लेकिन अगर एक कलाकार की बात करें तो उनके नाम से पहले उनके कला से वो पहचाने जाते हैं। तो चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से आपके किसी संगीत का एक छोटा सा चंक हो जाए प्लीज़। श्योर। तो हम बहुत सारे बैंड्स के भी प्रोजेक्ट में रहते हैं। आई एम पार्ट ऑफ लॉट ऑफ बैंड्स। तो ये मेरा खुद का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द डार्क डोजर प्रोजेक्ट। तो हम लोग डुओ हैं बेसिकली। और अभी रिसेंटली जनवरी में हम लोग कुछ नया गाना सब लिख रहे थे, तो उसमें से ये गाना है। और ये गाने का नाम है कोहरे में कदम। कुछ दिन गुजर शामें ढल गई, सवेरे के ख्वाब में जिंदगी पिघल रही। क्या खत नए लिखूं, सच तेरे रोशन राहों में फिर भी बेबस अकेला रहा। खोए कोहरे में कदम तेरा साथ था, तन्हाई मन बसा। अनजान तू सदा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रोमिल जी। और क्या खूब प्ले किया है आपने। और इसके साथ ही आपके विषय में ज़रूर बात करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले तो चलते हैं संगीत की तरफ। तो आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे युवाओं में जो संगीत वर्ड है, जो संगीत है जिससे हम मतलब पता नहीं शायद नहीं समझ पाते हैं कि संगीत क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है संगीत क्या है? संगीत मतलब ये खुद में ही बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जी। बट संगीत अलग अलग लोग के लिए अलग अलग चीज़ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सब लोग के लिए सेम डेफिनेशन हो, क्योंकि म्यूज़िक संगीत जो है वो आर्ट का पार्ट है और आर्ट सब लोग के लिए अलग होता है। तो जो मेरे लिए संगीत हो सकता है किसी और के लिए वो नॉइज़ हो, और जो किसी और के लिए नॉइज़ हो सकता है मेरे लिए संगीत हो। तो ऐसा कोई डेफिनेट वो नहीं है कि संगीत क्या है। जो भी आपके कान को सुनने में अच्छा लग रहा है, जिससे आप कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपना फीलिंग, इमोशन, या फिर किसी और कोई एक्सप्रेशन समझ पा रहे हैं, तो वो संगीत है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी चीज़ शुरू हुई तो उसके शुरू होने से लेकर अभी तक, क्योंकि अभी हम इस जनरेशन में हैं तो अभी तक की बात करूँगी, तो यहाँ तक वो अपने एवोल्यूशन पीरियड में ही है। तो संगीत का जो एवोल्यूशन पीरियड है,
तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि आपको क्या लगता है खास करके जो हमारे युवा हैं उन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा है इवोल्यूशन पीरियड को लेके? अगर म्यूज़िक में एवोल्यूशन का हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, जो हम लोग जहाँ शुरू किए थे और अभी हम लोग जहाँ पे हैं। और बहुत हद तक बहुत बड़ा रीज़न टेक्नोलॉजी भी रहा है जी। क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे अर्ली 19th सेंचुरी या फिर 18th सेंचुरी का एंड में, तो फिर ज़्यादा कुछ था नहीं। जैसे जैसे म्यूज़िक इवॉल्व किया वैसे वैसे हम लोग का इंस्ट्रूमेंट तो बदलते गया। तो पहले हम लोग जब हंटर गैदरर्स लोग थे तो सिंपल बस कुछ मतलब पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट सब था हम लोग के पास, उतना कॉम्प्लेक्स चीज़ सब नहीं बनाए हुए थे हम लोग। बट जैसे सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा इवोल्यूशन, वैसे हम लोग देखे कि इंस्ट्रूमेंट्स में भी चेंज हो गया चीज़ सब। तो सिविलाइजेशन जब आया तो अब हम लोग का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट सब बना, पियानो और वो सारा गिटार्स, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल भी एक वे में अपने वे में। बट अब जैसे हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में आए तो फिर हम लोग देखे कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गया, जैसे कि मेरे हाथ में अभी जो इलेक्ट्रिक गिटार है जी जी। तो हम लोग ये सब कुछ कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, और वो एक कम्प्लीटली नया म्यूजिक जॉनरे को ही इवॉल्व किया जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बोलते हैं, जो कि आजकल सब जगह बहुत फेमस है। तो इस वे में इवॉल्व किया और हम श्योर है कि आगे भी और एआई के साथ और ज़्यादा करने ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और धन्यवाद। और इसके साथ ही जैसे कि अभी हमने एवोल्यूशन की बात की और शुरू होने की बात की, और जहाँ तक हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर शुरू होती है तो उसका एक अपना उद्देश्य होता है शुरू होने का, तो अपना रीज़न होता है। तो तब से लेकर अब तक जो मतलब संगीत के शुरू होने का जो उद्देश्य था, तो आपको क्या लगता है कि इस इवोल्यूशन के साथ वो उद्देश्य कहीं धूमिल होती दिख रही है, या फिर मतलब वो अभी भी है उस जगह पे? नहीं, मतलब आर्ट का जो भी उद्देश्य रहा है या फिर जो भी मोटो है, जो भी मोडस ऑपरेंडी है, वो कभी वैसा हमको नहीं लगता कि कुछ बदला या फिर चेंज हुआ। डेफिनेटली उसका कमर्शलाइजेशन हो गया है और लोग उसको पैकेज करके एज अ प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, बट वो एंटरटेनमेंट का पार्ट आ जाता है। जब आप अगर आप आर्ट का बात करें, ट्रूली आर्ट का बात करें, तो जो शुरुआत से था वो अभी भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और हमको लगता है कि जो मेन मोटो था वो एक्सप्रेशन था, जो इंसान अंदर फील कर रहा है, जो कि मुंह से बोला नहीं जा सकता है उसको जी। उसके लिए संगीत का यूज़ किया गया ताकि वो सब चीज़ बोला जा सके। और इसके साथ ही अगर जैसे कि हम आपने बोला इवोल्यूशन के साथ हमने बहुत चीज़ें और अचीव की हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, वो सारे इंक्लूड करके। तो अगर बात करें क्लासिकल म्यूज़िक की, तो इस दिशा में भी आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जैसे हमारे महापर्व छठ पूजा के संगीत को आपने सजाया है खूबसूरती से, तो वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इसके साथ ही मतलब ये चाहूँगी, दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है और आजकल की जो हमारी सोशल लाइफ वाली जो लाइफ चल रही है बेसिकली यूथ्स की, तो हमारे क्लासिकल म्यूज़िक को हम कैसे अपने साथ, मतलब आपके कैसे सजेस्ट करेंगे कि यूथ उसको कैसे अपने साथ लेके चल सकते हैं? ओके, तो मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्लासिकल म्यूज़िक और यूथ में, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिशियन लोग जो लोग भी अभी मेनली घराने पे डिपेंड करते हैं और वही लोग लेगेसी को आगे लेके जाते हैं क्लासिकल म्यूजिक के, बट काइंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक के कल्चर को वही लोग मार भी रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हो जाएं और मतलब अगर हम लोग बात करें एकदम स्ट्रिक्ट रिलीजियसली फॉलो करने का क्लासिकल म्यूजिक, तो मॉडर्न टाइम्स में पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली लोग कर रहे हैं, बट अगर मासेस को अपील करना उससे बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस क्लासिकल म्यूजिक भी हम लोग के साथ रिफॉर्म करे, जो कि हम कोशिश किए छठ वाले प्रोजेक्ट में भी करने का। क्योंकि अगर जो हम लोग का कल्चर है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट बिहार के अंदर भी हम लोग का जो बहुत सारा सालों से जो कल्चर बनाया है वो बहुत सुंदर है। सिमिलर वे में क्लासिकल म्यूजिक का भी जो बेसिक रागा सब है वो बहुत खूबसूरत राग सब है। हम लोग रहमान सर को बहुत अलग अलग वे में उसको यूज़ करते हुए देखते हैं हर बार, और वंडरफुल तरीके से यूज़ कर पाते हैं वो। बट अगर वो सिर्फ वही रह जाए जो कि आज से 500 साल 1000 साल पहले था और कुछ चेंज नहीं हो, और पूरा वर्ल्ड अगर चेंज कर जाए, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। हो सकता है कुछ साल तक हम लोग कैरी कर ले साथ में, बट नहीं होगा आगे कैरी अनटिल अनलेस हम लोग उसको अपने वे में चेंज करें, थोड़ा उसमें और चेंजेस लाएं जो कि और उसको सुंदर बनाए। डेफिनेटली खराब नहीं करना है उसको, बट और खूबसूरत वे में अगर हम लोग प्रेजेंट कर पाए क्लासिकल म्यूजिक को, और इस तरीके से उसको हम लोग प्रेजेंट कर पाए यूथ को, जो कि अपीलिंग हो यूथ के लिए भी, तो क्लासिकल म्यूजिक जैसे एंडलेस रहा है वैसे ही एंडलेस रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मतलब बेसिक सी बात ये कि चेंज इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, तो उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। और हमारा जो कल्चर है, जैसे कि आज भी हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, तो हमारा जो कल्चर है उसको हम ज़रूर साथ लेके चलते हैं। अगर माँ बाप कितने भी हम मॉडर्न हो जाएं, माँ बाप और बड़े हमारे सामने हैं, तो एज अ रिस्पेक्ट हम पाँव ज़रूर छूते हैं। तो वैसे ही क्लासिकल जो है, क्लासिकल वो हमारी धरोहर है, क्लासिकल म्यूज़िक जो है, और उसको उस धरोहर को हम लोग कैसे खूबसूरती के साथ आगे लेके जा सकते हैं। तो इसी के साथ अगला सवाल ये है कि आपके जैसे अगर यूथ्स की बात करें,
जिन्हें म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और वो म्यूज़िक को ही एज अ करियर ऑब्जेक्टिव आगे लेके जाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी हम उस जगह जी रहे हैं जहाँ पे फैमिली का और सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है। जब भी हम करियर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं उसको चूज़ करने की बारी आती है कि कौन सा करियर ऑब्जेक्टिव चूज़ करें, क्योंकि एज अ कंसर्न वो ये चाहते हैं कि तुम्हारे पास इसके लिए फ्यूचर में तुम्हारे पास इसका आंसर हो कि आगे क्या स्कोप है, क्या प्लेसमेंट्स हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जब भी उस एज में होते हैं हम। तो उन युवाओं के लिए और उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर जो बच्चे जैसे अगर म्यूज़िक को एज अ करियर ऑब्जेक्टिव चूज़ कर रहे हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है कि मतलब क्या आगे जाके वो प्लेसमेंट्स के लिए मतलब क्या अचीव कर सकते हैं? हाँ, तो बेसिकली म्यूज़िक के अंदर ही अभी बहुत सारा सब टाइप्स हो गया है जी। अभी इसका मतलब म्यूज़िक का जो पहले मतलब था कि आप बस गाना बजा रहे हैं या फिर गा रहे हैं, अब सिर्फ उतना नहीं रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल गया है। जी जी। और कंसिडरिंग कि कैसे अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो डिपेंडेंट और सोशल मीडिया डिपेंडेंट हो गया है, तो वैसे में स्कोप्स और बढ़ गया है म्यूजिशियन लोग के लिए या फिर अरेंजर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, प्रोग्रामर के लिए। तो वैसे में होता क्या है कि अब सिर्फ कोई एक स्कोप नहीं आपके पास कि आपको कोई एक रिकॉर्ड लेबल साइन करना है, बहुत सारा मल्टीपल चीज़ है। आप म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप मिक्सिंग इंजीनियर बन सकते हैं, मास्टरिंग इंजीनियर बन सकते हैं, इनफैक्ट रिकॉर्डिंग इंजीनियर बन सकते हैं। बहुत सारा ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको बैठ के सिर्फ लोग का वोकल्स ट्यून करना है। okay. और वो लोग खुद में अपना एक प्रोफेशन बना लिए हैं और वो एक फुल टाइम जॉब है अब स्टूडियोज में वोकल ट्यून करना। तो क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतना हेल्प कर रहा, सपोर्ट कर रहा है म्यूजिशियन लोग को वो चीज़ अब अचीव करने के लिए जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, तो उसकी वजह से बहुत सारा नया जॉब्स भी क्रिएट हुआ है। और वैसे में अगर कोई चाहे म्यूजिक में करियर परस्यू करना तो ज़रूरी नहीं कि उसको एक फुल टाइम म्यूजिशियन बन के ही वो करना है। बहुत सारा सब टाइप्स है अब जो हम लोग कर सकते हैं और वेल पेड जॉब्स भी है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इंडस्ट्री में जो लोग शायद उस अपने फील्ड में उतने आगे नहीं गए बट फिर भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड अपना डेवलप कर लिए हैं वो लोग। तो सब लोग के लिए बहुत सारा काम है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कुछ बस एक ही चीज़ है और बाकी कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको अचीव क्या करना है और आप अपना लिमिटेशंस कितना अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ ही अभी हमने बात की कि म्यूज़िक में करियर ऑब्जेक्टिव चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने भी बहुत सारी गलतियाँ करी होंगी, बहुत सारे लोग करते हैं अपने लाइफ में गलतियाँ करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से जो भी उन गलतियों से आपने सीखा है या फिर अगर एज अ यूथ आप देख रहे हैं कि आजकल के जो यूथ हैं अगर म्यूज़िक को अपना करियर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं या फिर म्यूज़िक के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो कौन सी ऐसी गलती है जो सबसे ज़्यादा यूथ कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे उन्हें बच के रहना चाहिए, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए? गलती मतलब ये मुश्किल है कहना, क्योंकि अलग अलग लोग के लिए अलग अलग गलती अलग अलग रिजल्ट्स दे सकता है। हो सकता है कि जो मेरा गलती वो कोई और करे तो सक्सीड कर जाए, ज़रूरी नहीं। मतलब म्यूज़िक में ऐसा अभी क्या है कि ऐसा कोई एक वो नहीं है कि एक सर्टेन वे जिस पर चल के ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा। सब लोग का अपना अपना वे है। ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए जो काम किया वो आपके लिए करे या फिर आपके लिए जो नहीं किया वो मेरे लिए ना करे। तो वैसे में गलती सब का स्कोप्स कम है, एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपको अचीव क्या करना है। बट अगर सपोज अगर आपको एक एज अ इंडी आर्टिस्ट ऊपर आना है तो एक बहुत बड़ा चीज़ जो हमको लगता है चेंज हो सकता है वो ये है कि लोग झूठ मूठ का बिना पैसे के लिए बहुत जगह जाके परफॉर्म करते हैं। तो वो ना करके अगर हम लोग वो टाइम को यूटिलाइज करें खुद का गाना सब बनाने के लिए और उसको प्रोड्यूस करने के लिए, खुद से प्रोडक्शन सीख के थोड़ा उसको और एनहांस करने के लिए और खुद का आर्ट को बाहर रखने के लिए, ओरिजिनल चीज़ सबको बाहर रखने के लिए, तो वो ज़्यादा लॉन्ग रन में हेल्प करता है एज कम्पेयर टू आप बस कहीं जाके परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे आपको ना ही रिस्पेक्ट मिल रहा है ना ही पैसे मिल रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली दैट इज द रैबिट होल, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगा नहीं, जहाँ पे आप वहीं रह जाइएगा, लोग चले जाएंगे। तो वो ना करके अगर हम लोग खुद के आर्ट पे फोकस करें और खुद के स्किल्स को एनहांस करने फोकस करें तो वो लॉन्ग रन में ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जी जी। और इसके साथ ही अगर संगीत के प्रारूपों की बात करें तो कहीं ना कहीं देखें तो हर एक कल्चर की अपनी आइडेंटिकल म्यूज़िक होती है। तो अगर इसकी बात करें तो कैसे लगता है कि लाइक कल्चरल आइडेंटिटी से म्यूज़िक कैसे इनहेरेंट है, कैसे इंट्रिंसिक है? कल्चरल आइडेंटिटी से म्यूज़िक कैसे इनहेरेंट है, तो अगर हम लोग खुद का बात करें, हम लोग के कल्चर, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं और हम लोग यहाँ पे ही बड़े हुए हैं और ये सब, तो हम लोग का अपना एक म्यूजिकल कल्चर बना हुआ है शुरुआत से, जो कि हम लोग के अंदर इनहेरिटेड है। आप लोगों को पता हो जाए नहीं पता हो, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग का बहुत सारा फोक गाना सब जो है वो टाइम सिग्नेचर है 7/8, जिसको हम लोग क्लासिकल में रूपक ताल बोलते हैं जी। तो 7/8 का क्या सीन है कि हम लोग के लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग बचपन में सुनते आए हैं, घर में मम्मी लोग गाते रहे आई हैं लोकगीत सब, और छठ के समय घाट वाट पे अक्सर सुने हम लोग, और इतना साल से सुन के हम लोग बड़े हुए हैं कि हम लोग के अंदर इनहेरिटेड है। तो किसी भी
हम बिहारी लोग को हम देखे हैं कि वो लोग को 7-8 काउंट करने में मुश्किल नहीं होता, लेकिन यहाँ से बाहर वाले स्टेट लोग को थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी, थोड़ा सा ज़्यादा लगना पड़ता है 7, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइम सिग्नेचर है। बट हम लोग के लिए बहुत सिंपल है। सिमिलर वे में बहुत सारा ऐसा स्केल्स है, राग्स है, जो कि हम लोग नेचुरली इंक्लाइंड है उस तरफ। जब भी कोई भी बिहारी कहीं भी रहे, जब भी कोई छठ का गाना सुनता है वो, तो वो अपने आप एक अंदर से एक इमोशनल स्टेट उसका डेवलप हो जाता है, और वो वापस से उसको घर जाने का वो मन होने लगता है, और बहुत इमोशनल हो जाता है। तो वो उसी वजह से, क्योंकि हम लोग का जो जिस तरह से राग सब शेप हुआ है, जिस तरह से हम लोग का बचपन शेप हुआ है म्यूजिक के अराउंड, जो कि एग्जिस्ट करता था शुरुआत से, वो हम लोग के इमोशनल स्टेट सबको शेप किया, जिसके वजह से हम लोग अपना आइडेंटिटी एज बिहारी रख पाते हैं बाहर में। जरूरी नहीं कि अगर आप इमोशनल हो रहे हैं कोई छठा गाना सुन के, तो आपका जो रूममेट है गुजरात से वो भी हो जाए, बट हम लोग के लिए वो स्पेशल है, क्योंकि वो इनहेरिट हो चुका है वो पूरा म्यूजिक। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही आपने। और इसके साथ ही अभी जैसे अगर म्यूज़िक, अगर सॉन्ग की बात करते हैं, किसी गीत की बात करते हैं, तो एक सॉन्ग जो अगर प्रोडक्ट आता है, जैसे एक सॉन्ग एक प्रोडक्ट आया, तो एक बेसिक क्या प्रोसेसेस होते हैं एक सॉन्ग प्रोडक्ट को निकल के आने में? सबसे पहले तो हमको इस टर्म से ही बहुत ऑब्जेक्टिव है कि सॉन्ग एज प्रोडक्ट, सॉन्ग प्रोडक्ट नहीं होता। कोई भी आर्ट प्रोडक्ट नहीं हो सकता। प्रोडक्ट हो सकता है आप अगर कोई एक फैशन वाला क्रीम खरीद लीजिए, या फिर आप कोई गाड़ी खरीद लीजिए, आप दूध खरीद लीजिए मार्केट जाके, वो प्रोडक्ट है, बट गाना प्रोडक्ट नहीं होता जी। तो गाना आर्ट है, और किसी भी आर्ट को बाहर आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सच्चाई, ऑनेस्टी। तो जब तक ऑनेस्टी उसमें ना आ रहा है, तब तक उसको बाहर डालने का कोई मतलब नहीं। और उसके बाद बाकी चीज सब है उसको हेल्प करने के लिए, जैसे प्रोडक्शन, मिक्सिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, कॉम्पिंग बहुत नया चीज़ है आजकल जी। और ये सब के बाद फिर वो प्रोडक्ट फाइनली रेडी हो जाता है, अगर वो प्रोडक्ट है तो। बट अगर वो आर्ट है, तो उसको शुरुआत में सच होना चाहिए, और उतना ही काफ़ी है बाहर आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ ही अगला सवाल ये है कि अगर जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं, तो इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में, मतलब कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे बच्चे जाके सीख सकते हैं म्यूज़िक को? मतलब म्यूजिक सीख सकते हैं या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन सीख सकते हैं? मतलब लाइक एवरीथिंग, इस फील्ड से रिलेटेड एवरीथिंग। अच्छा, तो मतलब इंडिया में बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट सब है, जो जहाँ पे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं म्यूजिक से वो गिटार बजाना हो, या फिर कीबोर्ड्स हो, या फिर प्रॉपर जैज सीखना हो, या फिर एडिटिंग, मिक्सिंग, प्रोडक्शन, ये सब भी। तो बहुत फेमस में से एक है जो रहमान सर का है, KMMC चेन्नई में। वहाँ पे आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं, उन लोगों का बहुत सुंदर फैसिलिटी भी है, और टीचर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। फिर एक और आपको स्वर्ण भूमि का नाम सुनने को मिलता है, जो कि चेन्नई में ही है, तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर TSM है बॉम्बे में, और केरला में जहाँ पे हम सीखे, साउंड इंजीनियरिंग अकेडमी बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर लोग भी हैं जो लोग अपना इंस्टीट्यूट भी अब खोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल विवेक थॉमस प्रोडक्शंस का VTP साउंड अकेडमी है जी, जो कि बहुत अच्छा है, वहाँ से हम अपना इंटर्नशिप किए थे। अच्छा। और विवेक थॉमस बीइंग वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियर्स, वो बहुत सही जगह है सीखने के लिए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इन सब जगह पता कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज आगे भी डेवलप हो सकता है। ओके, तो इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि क्योंकि ऑब्वियसली आप भी हमारे दर्शकों के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हैं, मैंने आपका इंट्रो तो दिया है, लेकिन अभी बात आती है कि अगर आपसे ही आपकी जो छोटी सी जर्नी रही है, ऑब्वियसली आप स्ट्रगल्स बहुत रहे होंगे, छोटी सी जर्नी नहीं है, बट यहाँ पे अगर थोड़ा समराइज़ करने की कोशिश करें, तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट आने से लेकर उसको करियर ऑब्जेक्टिव बनाने तक, मतलब वो जर्नी कैसी रही है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को ज़रूर चाहेंगे हम बताएं। वो जर्नी तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे टर्म में रोलर कोस्टर राइड रहा है बहुत सारा ऊपर और नीचे सबके साथ जी। तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट एक्चुअली मेरा, म्यूज़िक से ज़्यादा आर्ट में इंटरेस्ट मेरा बचपन से ही था जी। और मेरी मम्मी के फैमिली साइड से लोग आर्ट में रहे हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं वहीं से थोड़ा बहुत इनहेरिट हो गया मेरे में। और फिर म्यूज़िक में एक्चुअली स्टैंडर्ड 10th के आसपास इंटरेस्ट आना शुरू हुआ हमको, जहाँ पे मतलब पहले होता ये था कि हम अपने नानी घर में रहते थे, 2 साल में वहीं रह के पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया हूँ। तो वहाँ पे मामा जी अक्सर कुछ भी एक पोएट्री हमको पढ़ाते थे और बोलते थे कि ये देखो कितना सुंदर लिखा हुआ है जी। तो वहाँ से पहचान आना शुरू हुआ हमको पोएट्री के लिए, या फिर कैसे एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स को, तो वो इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो फिर पोएट्री से धीरे धीरे हमको लगा कि अरे गाना सब में तो यार बहुत सुंदर से दिख रहे हैं ये लोग। तो फिर धीरे धीरे गुलजार की तरफ इंक्लिनेशन हो गया, विशाल भारद्वाज की तरफ इंक्लिनेशन हुआ। तो बॉलीवुड से मेनली हम इंट्रोड्यूस हुए अंदर में। उसके बाद फिर मेरे एक और मामा है विकी मामा, वो मेरे बहुत क्लोज हैं, उनको बहुत गाइड किया मेरे करियर में। वो हमको फिर बाहर का बैंड सब से इंट्रोड्यूस करवाया, रेडियोहेड, पिंक फ्लॉयड,
जी। और द डोर्स, Okay. उस टाइप के बैंड सब, जो कि वो लोग कम्प्लीटली कुछ अलग ही कर रहे थे जो अभी तक हम लोग यहाँ सुने हुए थे बॉलीवुड से। तो वहाँ से एक और विजन खुल गया मेरा आर्ट को लेके कि अच्छा ठीक है, ऐसे भी एक्सप्रेशन हो सकता है, जो कि कम्प्लीटली बहुत न्यू था कंसिडरिंग कोई ऐसे बंदे के लिए जो कि पटना में रहा है, यहीं पे बड़ा हुआ। तो वो बहुत एक नया फॉर्म एक्सप्रेशन था मेरे लिए। तो वहाँ से फिर इंटरेस्ट आया म्यूजिक में। तो फिर 10th के बाद हम एक अकूस्टिक गिटार खरीदे और फिर कोशिश की सीखने के लिए उसको, बट घर पे बोले तो पापा बोले कि ठीक है क्लास चले जाओ, लेकिन सिर्फ 2 ही क्लास करवाए। अच्छा। तो हम 2 जगह पटना में सीखे हैं और सिर्फ 3 क्लास किए हैं। उसके बाद सिर्फ सब कुछ खुद से सीखे घर पे, इंटरनेट से, बुक्स से। तो पढ़ आप पढ़ के। मतलब सेल्फ मेड है? हाँ, सेल्फ मेड नहीं, सेल्फ टॉट है। सेल्फ टॉट है, ओके। सेल्फ टॉट म्यूजिशियन है। और उसके बाद फिर सब कुछ खुद से ही सीखते सीखते एक ऐसे समय आ गया जहाँ पे अब पापा मम्मी को लगने लगा कि अब हमको लगता है कि यही करेगा, क्योंकि स्कूल जाके भी हम दिन भर यही कर रहे थे और मेरा इंटरेस्ट बस इसी में। अब हमको ऐसा लग रहा था एक पॉइंट के बाद कि यही मेरा आइडेंटिटी है, मतलब दिस इज व्हाट आई शुड डू, दिस इज व्हाट आई वाज मेंट टू डू। तो अब यही करना है मुझको, और कुछ करना है नहीं इसके अलावा। क्योंकि और जितना भी फॉर्म ऑफ ये है जिसमें हमको सबसे सही म्यूजिक ही लगा, क्योंकि हम मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स उतना अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे दर्शकों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं इंटीमेट रिलेशनशिप में, जैसे कि मेरे पापा के साथ, मेरी मम्मी के साथ, या फिर मेरे दोस्त लोगों के साथ। तो म्यूजिक एक ऐसा मीडियम है मेरे जहाँ पे हम वो सब कुछ बोल सकते हैं जो हम उन लोगों को मुंह पे नहीं बोल सकते, या फिर जो बोलने में हम बहुत शाई हैं। तो वो होना शुरू हुआ। तो 10th के बाद फिर वही गिटार सीखे हम और फिर खुद से गाना सब लिखना शुरू किए। और बाय द टाइम हम 12th पास किए, जो कि बहुत मुश्किल से किए, क्योंकि हम 2 साल सिर्फ म्यूजिक किए थे और कुछ नहीं किए थे। पढ़ाई हम सिर्फ 15 दिन किए। तो उस समय 12th पास करने के बाद विकी मामा ने वो गाइड किए कि तुम अगर इसी में इंटरेस्ट तुमको लगता है तो तुम साउंड इंजीनियरिंग कर लो। तो फिर उस समय मेरा उतना इंटरेस्ट था नहीं साउंड इंजीनियरिंग में कि क्यों करना है, मतलब हमको तो म्यूजिक बनाना है। बट मम्मी लोग का भी प्रेशर था, घर से पापा का भी प्रेशर था, तो बोल के जाके सीख लिए हम। तो वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे इंडिया से सब जगह से लोग आए हुए थे, अलग अलग म्यूजिकल आइडेंटिटी और कल्चर के साथ। तो वहाँ पे मेरे लिए एकदम वैसा हो गया, ओपनिंग पॉइंट हो गया म्यूजिक में कि यार इतना सब कुछ है करने को, इतना लोग कर रहे हैं। तो फिर बहुत इंटरेस्ट आ गया मेरा अचानक से मिक्सिंग में और प्रोडक्शन में। तो फिर डर किया प्रोडक्शन ही किया जा सकता है आगे जी। तो फिर वहाँ से प्रोडक्शन करना शुरू किए। उसके बाद फिर हम कोची जाके विवेक थॉमस प्रोडक्शंस में काम किए। आई गेस 2 साल वहाँ पे हम काम किए और वहाँ बहुत बड़े बड़े मलयालम फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला और बहुत सारे अच्छे अच्छे इंडी प्रोजेक्ट्स में रहने का मौका मिला और उन लोगों को रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने का, को प्रोड्यूस करने का मौका मिला। उसके बाद फिर वापस हम पटना आ गए थे। हमको लग रहा था कि 1 साल का ब्रेक लेके थोड़ा और खुद का स्किल डेवलप करके फिर बॉम्बे शिफ्ट हो जाना है। बट उसके बाद एज द वर्ल्ड नोज इट, कोविड-19 आ गया और लॉकडाउन लग गया और फिर हम अभी यहीं पे हैं। तो अब आगे मोस्ट प्रोबेबली कोई और अच्छे स्टूडियो ज्वाइन करके फिर आगे और जी। तो अभी आप मतलब ये जर्नी आपकी बहुत ही सच में रोलर कोस्टर रही है। तो इसके साथ ही अभी आप मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं या फिर अभी क्या चल रहा है? अभी पटना में वापस आके बहुत चैलेंजिंग रहा था प्रोजेक्ट्स पे काम करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, अच्छे स्टूडियोज नहीं है जी। और हमको पता है कि बहुत ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है कोई अच्छा स्टूडियो नहीं है, बट सही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा स्टूडियो नहीं है। 1-2 ऐसा जगह है जहाँ पे चीज़ सब हो सकता है, तो हम लोग कोशिश की कि वहीं पे करें। तो पटना वापस आने के बाद कोलकाता का एक बैंड है जो कि जिसके हम भी एक पार्ट है 22 डेज, वो लोग का एक EP प्रोड्यूस किए हम, जो कि अभी काम चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इस साल रिलीज होने वाला है वो। उसके बाद यहाँ कहीं कुछ और आर्टिस्ट है, अभिषेक आदित्य, उसका 4 गाना था, हम लोग वो प्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद फिर ब्लूपर्स के साथ मेरा काम चल रहा है और यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है स्टिचिंग फ्रेम्स, तो वो लोग के साथ कुछ प्रोजेक्ट सब पे काम किए, जिसमें से अभी रिसेंटली एक मेरा गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है सांझ सकारे। जी। तो वो सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे है, आप लोग जाके वहाँ सुन सकते हैं और उसका म्यूजिक वीडियो भी अभी रिलीज होने वाला है कुछ दिन में। जी, बहुत ही बढ़िया। आप मतलब यहाँ पे रह के भी, बट अगर यहाँ के स्कोप की बात करें, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात करें, तो बिहार में कोई स्कोप लगता है आपको कि बिहार में अगर आप म्यूजिक में आगे जाना चाहते हैं तो बिहार में कोई स्कोप है? बिहार में स्कोप बनाना पड़ेगा, स्कोप है नहीं जी। और स्कोप रहा नहीं है कि कोई स्कोप बनाया भी नहीं है। तो इसके लिए कौन दायित्व हो सकते हैं कि बिहार में स्कोप हो? इसके लिए मतलब कौन से लोग हैं जिन मतलब जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि हाँ खुद आर्टिस्ट या खुद डेफिनेटली खुद आर्टिस्ट लोग जो लोग बिहार से हैं। तो होता ये है यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे वैसा एक हम लोग का खुद का फिल्म इंडस्ट्री नहीं है बिहार का, जी। जैसे बाकी स्टेट्स का है, जैसे झारखंड का है या फिर यूपी का है, तो वैसे बिहार का नहीं है। तो आर्टिस्ट लोग को बेसिकली बॉम्बे जाना पड़ता है, फिर कहीं और जाना पड़ता है जहाँ पे इंडस्ट्री हो, जहाँ पे काम हो। तो
हमको लगता है 50-50 शेयर है। अगर 50% आर्टिस्ट लोग काम करे, 50% गवर्नमेंट काम करे, तो बहुत कुछ स्टैब्लिश हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट लोग हैं जो कि बॉलीवुड में बहुत बड़े जगह पहुंचे हुए हैं। या फिर अगर आप इंडिपेंडेंट इंडी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, तो उसमें भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट लोग हैं जो लोग बिहार से हैं। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ के आर्टिस्ट लोग को लेके आगे बढ़े और वो लोग अपना EP सब और एल्बम सब बनाएं और उसको बाहर रखें, रिलीज करें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सब पे, ताकि धीरे धीरे यहाँ पे ट्रैक्शन आए और लोग समझे कि यहाँ से भी कुछ हो रहा है जी। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट हम लोग को आगे हेल्प कर दे, खुद के एक फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दे, या फिर प्रॉपर्ली रेगुलेशन वे में कॉन्सर्ट्स करवाए जहाँ पे आर्टिस्ट लोग को अच्छा पेमेंट मिले और अच्छा प्लेटफॉर्म्स मिले और वो रेस्पेक्ट मिले जो लोग डिजर्व करते हैं, जो हमेशा डिजर्व करते आए हैं, तो बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं हम लोग बिहार में। बट जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, मतलब कि दोनों की आधी आधी भागीदारी है इसमें, इसको डेवलप करने के लिए जी। और अगर मैंने म्यूज़िक थेरेपी सुना कहीं से, बट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है क्या है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूज़िक थेरेपी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था जब हम जाने थे म्यूज़िक थेरेपी के बारे में जी। तो मेरा एक दोस्त है सनी, वो बहुत दिन तक हमको असिस्ट भी किया जी। तो सनी हमको बताया कि एक्चुअली म्यूजिक में भी रिसर्च होता है, जो कि मेरे लिए बहुत नया चीज़ था कि म्यूजिक में क्या रिसर्च कर लेंगे लोग, सब कुछ तो बना हुआ है ऑलरेडी, सारा थ्योरी एग्जिस्ट करता है। तो और पता करने में समझ में आया कि म्यूजिक थेरेपी एक रिसर्च का पार्ट है, म्यूजिक में भी चल रहा था और बहुत जगह बहुत सक्सेसफुल लोग रिजल्ट भी मिले हैं। तो इसमें करते क्या है लोग कि कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को अलग अलग वे में हील करते हैं। तो ये लोग अलग अलग पेशेंट को, जिन लोगों को अलग अलग ट्रॉमास है या फिर किसी भी टाइप का दिक्कत है, उन लोग को ऐसे कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट कर किया जाता है उन लोगों की बॉडी के ऊपर, जिससे कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो सके उन लोगों की बॉडी में। बट अभी बहुत इनिशिएटिव स्टेज में, बहुत प्रिमिटिव स्टेज में है, तो कुछ कहना मुश्किल है कि मेडिकली प्रूवन है सही कि नहीं है, या फिर क्योंकि कुछ कुछ हम देखें बाहर में, आई गेस लंदन में कुछ कॉलेजेस में और कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा कुछ रिसर्च चल रहा था, जहाँ पे उन लोग न्यू मदर्स लोग जो हैं, जिन लोग अभी जस्ट प्रेगनेंसी वाले फेज से बाहर आई हैं, उन लोगों को कुछ फ्रीक्वेंसीज उन लोग दे रहे थे, जो लोग उन लोगों के रिकवरी प्रोसेस में उन लोगों को स्पीड अप कर रहा था, फिर हेल्प कर रहा था। तो वो बहुत नया था मेरे लिए, वो जानना कि वो है। वैसे ही और भी बहुत सारा चीज़ है, बहुत ऑटिस्टिक बच्चे लोग को भी ऐसा कुछ सब उन लोग दे रहे हैं, और भी अलग अलग बहुत सारा, मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ सब, डिप्रेशन वगैरह ये सब के लिए भी बहुत सारा भी। बट वही है कि सब कुछ बहुत प्रिमिटिव स्टेज में है अभी। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 10 साल में हम लोग देखेंगे कि एक बहुत एक प्रोमिनेंट फील्ड ऑफ रिसर्च है और ये एक्टिवली मेडिकल यूज में भी आ जाएगा। हम लोग किसी भी इमोशनल स्टेट में हो तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं म्यूज़िक के थ्रू, या फिर जब भी हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं, तो वो काफ़ी उस टाइम के लिए काफ़ी प्रॉपर वे होता है हम लोगों को थोड़ा सा हील करने का, वो उस टाइम ही समझ में आता है। बट आपने जैसा बोला कि अभी प्रिमिटिव स्टेज है, तो मे बी होपफुली ये उभर के सामने आए और काफ़ी सक्सेसफुल हो। और क्योंकि अब हमारे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है, और तो आज के हमारे इस कार्यक्रम को ख़त्म होने का वक्त हो चला है, तो चाहूँगी वापस से हम जाते जाते गेस्ट से हमारे कुछ मैसेज लेते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी एज अ मैसेज हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से कुछ पेश हो जाए, कुछ संगीत, आपकी संगीत की कुछ पंक्तियाँ। थी आस जो आखिरी, जो आंखों में है बसी, पुराने पन्ने हैं उनमें सियाही रंगे, और ये जो ख्वाब है क्यों खौफ के दरमियां, खोले हैं रास्ते रिश्ते खो सब गए। वफा की एक वो उम्मीद जो घर था बस आखिरी, समय की लहरों में कोसी बन तू बहे, मैं दरिया और तुम नदी न मिल ना पाए कभी, क्या एक ही आखिरी थी दुनिया। नई उम्मीद नई सुबह, डूबे हम दिलासों के दरिया में बहके, नई लहर नए हैं ना, ढूंढे हम कैसे किनारे। क्या बात है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोमिल जी, आप अपना इतना कीमती समय हमारे साथ बांटने आए।
कार्यक्रम को ख़त्म होने का वक्त हो चला है। अब मिलते हैं उड़ान के अगले अध्याय में एक नए विषय पे बातचीत करने। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डीडी बिहार। धन्यवाद।